इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है और जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अब ऐसा लग रहा है कि वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और बार बार खुद ही कंफ्यूज है में रहती है इलेक्शन कमीशन, बार बार गाइडलाइंस जो है वो बदल देती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं और से डायरेक्ट हो रहा है? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी या मोदी जी डर गए हैं कि जो चुनाव का जो परिणाम जो आने वाला है उनके मुताबिक नहीं होगा, उनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। पत्रकारों को आपने हमेशा देखा होगा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सवाल पूछना और उनसे जवाब लेना, पर ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ही माइक उठा लिए और सवाल पूछने लगे? और क्या कुछ उन्होंने सवाल किया और किससे सवाल किया, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। इससे भी बड़ा सवाल है कि क्यों किया। आपने दो बातें कही कि क्या सवाल किया, किससे किया। मुझे लगता है कि इससे भी अहम बात यह है कि क्यों किया। देखिए, तेजस्वी यादव आज अपने दफ्तर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय पहुंचते हैं और वहां तमाम बड़े नेता राष्ट्रीय जनता दल के मौजूद रहते हैं। तेजस्वी यादव वहां पूछते हैं अपने नेताओं से सवाल। उसमें किन से सवाल पूछ रहे हैं? वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल से सवाल पूछ रहे हैं। वे बिहार विधान परिषद में जो नेता हैं राजद के अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनसे सवाल पूछ रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं से सवाल पूछ रहे हैं। तमाम जो प्रमुख पदाधिकारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। की पॉइंट्स पर बैठे नेता हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हैं और क्यों सवाल पूछ रहे हैं, अब इस पर आते हैं। वो सवाल पहले इसी पर बात कर लेते हैं कि सवाल क्यों पूछ रहे हैं। वे सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि चुनाव आयोग साजिश कर रहा है, चुनाव आयोग षड्यंत्र कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को बिहार में चुनाव हराने की, और इसीलिए वे ये सवाल पूछ रहे हैं और जनता के सामने एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव आयोग और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि विपक्ष ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के चुनाव में कोशिश की है और उसमें सफल भी रही है नरेंद्र मोदी सरकार। राहुल गांधी ने, जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने बाकायदा एक अंग्रेजी अखबार में आर्टिकल लिखकर इस पर यह आरोप लगाया, जिससे पूरे देश में बवाल मचा कि चुनाव आयोग ने और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने फर्जीवाड़ा किया है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। अब डर है तेजस्वी यादव को कि वो उस तरह का फर्जीवाड़ा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा हुआ है, हम कौन होते हैं कहने वाले, यह तो चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच का मुद्दा है। लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन ऐसा लग रहा है कि यहाँ साजिश करने की कोशिश हो रही है। कैसे? अब इसे सवाल के जरिए, सवाल पूछकर तेजस्वी यादव ने समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है? उन्होंने अपने नेताओं से पूछा कि मान लीजिए कि आप बिहार के रहने वाले हैं, बिहार के किसी गांव के, और आप रहते हैं दिल्ली में, लेकिन आप मतदाता यहाँ के हैं, आप यहाँ आकर वोट करना चाहते हैं। अब आपको फॉर्म भरने कहा जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स देने कहा जा रहा है। आप कहाँ से ये सारी प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे? आपके पास कैसे समय होगा कि आप इसके लिए समय निकाल सकें? उसके बाद उन्होंने और भी कई तरह के सवाल किए, जिसकी सूची हमारे रिपोर्टर्स ने हमें भेजी है कि इलेक्शन कमीशन की जो भूमिका रही है और जिस हिसाब से इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शन कमीशन, अब ऐसा लग रहा है कि वो मिल इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है और बार बार खुद ही कंफ्यूज में रहती है इलेक्शन कमीशन, बार बार गाइडलाइंस जो है वो बदल देती है। तो आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन कहीं और से डायरेक्ट हो रहा है? और दूसरा कि क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार जी या मोदी जी डर गए हैं कि जो चुनाव का जो परिणाम जो आने वाला है उनके मुताबिक नहीं होगा, उनकी ज़मीन जो है खिसक चुकी है?
धर्म के नाम पे, जात के नाम पे राजनीति बहुत होगी। 20 साल राज किया बिहार में, 11 साल केंद्र में, बिहार को केवल ठगा गया। तो आपको लगता है वो ज़मीन खिसकने के कारण जो है इलेक्शन कमीशन को हाईजैक कर लिया गया है और डायरेक्शन दिया जा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा है, और जो आपका विश्लेषण है, समीक्षा है, वो बिल्कुल सही है। इलेक्शन कमीशन एक तरीके से जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, वोटरों के बीच में बिहार में एक कैद हो चुकी है। कैद में रखा है कि ये इलेक्शन कमीशन नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की इस मामले में औकात बड़ी नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार की सहमति हो सकती है, क्योंकि हथौड़ा तो नीतीश कुमार पर अंतक गिरना है। तो ये इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल इस्तेमाल कर रहा है, और इलेक्शन कमीशन में अफसरों को चुन चुन करके जिस तरह से कमिश्नर बनाया है, इलेक्शन चीफ का कमिश्नर बनाया है इलेक्शन कमीशन को, उनके हाथों खेल रहा है। इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था पर वोटरों का, आम जनता का अगर विश्वास उठ जाएगा तो लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होगा, बहुत बड़ा अशुभ होगा। तो इसके पहले बार आज़ादी के बाद अब तक इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टी का आरोप होता था, लेकिन ऐसा इलेक्शन कमीशन हिल जाएगा और करीब करीब सत्ता पक्ष की गोद में बैठ जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था लोग। क्योंकि मतदाताओं के बीच में बिहार में सरकार बिल्कुल बदनाम हो चुकी है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, गरीबी है, भुखमरी है, गरीबी रेखा से नीचे लोग ऊपर नहीं आ रहे हैं, आय सृजन नहीं हो रहा है लोगों का, 11% की विकास दर का क्या कि दावा किया जा रहा है। तो ये सब जनता को लग रहा है कि भाई 11% हमारा विकास हो रहा, तो पैसा कहाँ, कैपिटल कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, गरीबी क्यों नहीं मिटी है। और ये जो बलात्कार हो रहा है बिहार में, अन्याय हो रहा है, झूठ की खेती हो रही है, तो जनता समझ रही है कि सब कुछ चलती है। पुलिस का जुल्म बढ़ गया है, अफसरशाही बढ़ गई है, इतना कुछ सुनता नहीं है। तो ये सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो इस बार विश्लेषण, उसके पास विशेष जो शाखा है, उससे ये सूचना आ गई है कि इस बार सरकार जाएगी चुनाव में, इसीलिए कोई हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। तो ये जो पुनरीक्षण का है वो इतना बड़ा हथकंडा है, इसमें भी इलेक्शन कमीशन फंस गया है। सरकार फंसती थी, इस बार इलेक्शन कमीशन फंस गया। और इसमें हम जानना चाहेंगे कि जो लोकतंत्र का चौथा खंबा मीडिया है, खास तौर पे हम सवाल उठा रहे हैं जो प्रिंट मीडिया है, जो अखबारें हैं, प्रमुखता से पहले देखा जाता था कि विपक्ष की बातों को फर्स्ट पेज पे जगह मिला करती थी, और सवाल जो होते थे सरकार से पूछा करते थे लोग। आज जो प्रिंट मीडिया है, कहीं भी विपक्ष का खबर नहीं छापती है, जो खिलाफ होगा वो तो छापती है फ्रंट पेज पे, लेकिन जो जनहित के जो मुद्दे जो विपक्ष उठाती है, सरकार की नाकामियों को जो गिनाती है, कई अखबार, अभी हमारी पार्टी ने ही एक विज्ञापन दिया, और उस विज्ञापन में जो मेरा चिट्ठी था उसमें एक संघी लिखा हुआ था। एक बड़े अखबार ने मना कर दिया छापने से, सिर्फ संघी शब्द। 2 अखबार थे जो नहीं छापना चाह रहे थे, लेकिन एक अखबार जो है तैयार हो गया छापने के लिए और एक अखबार नहीं हुआ। मतलब जिस प्रकार से पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि अखबार जो है अब केवल तेल मालिश जो है, ताबड़तोड़ तेल मालिश सरकार में बैठे हुए लोगों का कर रही है। कहीं भी सवालात, इतने बड़े हादसे होते हैं, रेप होता है, बलात्कार होता है, हमारे घर के आवास के बाहर गोलियां चलाई जाती हैं, अब तक कोई नहीं पकड़ा जाता। पीएमसीएच में रेप पीड़िता को बेड नहीं मिलता, दिन दहाड़े बिल्डरों को मार दिया जा रहा है, व्यवसायिकों को उनके शोरूम के अंदर जो है मार दिया जा रहा है, दुकानों के अंदर मार दिया जा रहा है। और ये कहीं भी जो है अखबार जो है, ऐसी अखबारें
छापती नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि हम सब लोगों को, अपने जो समर्थक हैं उनको अब बोल देना चाहिए कि अखबार पढ़ना छोड़ो, ये केवल प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं? आपका विश्लेषण सही है कि जो चौथा स्तंभ जिसको हम कहते थे और जिसके लिए लड़ते थे, वो लड़ने में हम लोग आगे रहते थे। वो जो समाजवादी लोग हैं, प्रेस की स्वतंत्रता के लिए, इसी प्रदेश में प्रेस भी लाया गया था अखबारों का गला दबाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा जो सोशलिस्ट चैन लोग, दलिया लोग थे, यही लोग जेल गए। हम भी मार खाए हुए उसमें, 6 महीना जेल में बंद थे हम। तो प्रेस की भूमिका पक्षपाती हो गया, सरकार के पक्षधर हो गई है और सरकार के खिलाफ में कुछ लिखना नहीं चाहती है। और जो निष्पक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के हित में, देश के हित में, ये चरित्र अब मीडिया का नहीं रह गया है। इमरजेंसी में भी इतना ज़्यादा अखबार को दबाया, लेकिन अखबार ने अपने चरित्र के लिए संघर्ष किया। अभी अखबार का जो चरित्र होना चाहिए निष्पक्षता का और लोकतंत्र में एक प्रबल भूमिका निभाने का, वो ख़त्म हो चुका है। और ये जनता भी समझ रही है कि अखबार अब ऐसा नहीं रह गया जो पहले था। तो ये बात तो सही है, आपका विश्लेषण भी सही है। तो इस मामले में जो वोट छीना जा रहा है, तो वोट का अधिकार छीना जा रहा है। डिलीट करेगा लोगों का, अखबार को बढ़ कर के आगे बोलना चाहिए, तो अखबार प्रश्न उठाता है, अखबार को उसके पक्ष में संपादकीय लिखता है, न्यूज छापता है। तो ये स्थिति है, बहुत कठिन डगर है अभी इस पर चलने के लिए। इसीलिए ये हमारे लिए भी चुनौती हो गई है। इलेक्शन हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी एकदम तय कर लिया है कि नीतीश को भी कान पकड़ के निकालो, अपोजिशन पार्टी को भी दबा दो, अखबार को पक्ष में कर लो, बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करके 6 महीना, साल भर, 2 साल हम ले चले। ये साजिश है। किस किस तरह के सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं अपने नेताओं से? पहला सवाल तो यही पूछा कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और अपने गांव में अगर आपको जाकर फॉर्म भरना पड़े तो आप क्या करेंगे, आपके पास क्या रास्ता रहेगा? और तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने कहा, किससे पूछा? मगनी लाल मंडल से, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब्दुल बारिश सिद्दीकी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और बिहार विधान परिषद में नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उनसे पूछा और सीनियर नेताओं से पूछा। यह सवाल पूछा कि यह जो कोशिश हो रही है कि वेरिफिकेशन की, मतदाता पुनरीक्षण, वोटर्स वेरिफिकेशन की जो कोशिश हो रही है, इससे कितनी परेशानी आम लोगों को आएगी, यह समझने और इस पर चर्चा करने की कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? तेजस्वी यादव को अपने हाथ में माइक उठाकर क्यों एक्सपोज करने की कोशिश करनी पड़ रही है? तो यह कोशिश इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लेफ्ट, सारे नेता इस बात को लेकर सशंकित हैं, इस बात को लेकर आशंकित हैं कि यह जो वोटर वेरिफिकेशन का काम है, इससे वे मतदाता जो कहीं न कहीं महागठबंधन के पक्ष में गोलबंद होते, महागठबंधन को वोट करते, उनको निशाना बनाया जा सकता है। अभी देखिए, इसी मामले को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल ने कल केंद्रीय चुनाव आयुक्त से जाकर दिल्ली में मुलाकात की है। इस प्रतिनिधि मंडल में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, CPI-ML माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, इसके अलावा जो मनोज झा हैं राज्यसभा सांसद राजद के, वे और भी कई बड़े नेताओं ने कल जाकर केंद्रीय चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है और यह उन्हें बताया है कि जाति पूछकर, जाति देखकर बिहार में वोटर लिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। और राजेश राम ने सीधे सीधे कहा है कि दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीबों को, आदिवासियों को उनके मताधिकार, मतलब वोट देने के अधिकार से वंचित करने की कोशिश सरकार और चुनाव आयोग मिलकर कर रहा है और हम इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करेंगे।
हालांकि अब इस पर चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह की बात कही जा रही है वह उससे तो टकराव और बढ़ेगा। चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति बाहर रहता है किसी दूसरे राज्य में और वहाँ का भी वोटर है और यहाँ का भी वोटर है तो वो यहाँ क्यों वोट करेगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो हैदराबाद में रहता है या दिल्ली में रहता है या बेंगलोर या मुंबई कहीं भी रहता है, वो वहाँ का वोटर है, वहाँ 20 सालों से रह रहा है और यहाँ आता है छुट्टियाँ में, उसका गांव है यहाँ, तो वो वहाँ का वोटर है तो फिर यहाँ का भी वोटर कैसे है और यहाँ आकर वोट कैसे करता है, और अगर वो वहाँ रहता है तो फिर वो यहाँ का वोटर कैसे है। तो कई सारी चीज़ें जो है चल रही है और चुनाव आयोग कह रहा है कि जो जहाँ रहता है वो वहीं का वोटर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप रहते हैं मुंबई में लेकिन आप वोटर बिहार के रहेंगे। अब इसमें पार्टियां जो है इसे लेकर मुद्दा बनाएंगी कि हम कहीं रहें, हमें पूरा अधिकार है कि हम कहाँ के वोटर रहें ये तय करें। मान लीजिए कि मेरा 2 घर है, एक घर बिहार में है और एक झारखंड में है। हम झारखंड के घर में ज़्यादा समय बिताते हैं, बिहार के वाले घर में कम समय बिताते हैं, तो हमें पूरा अधिकार है कि हम यह चुनें कि हम झारखंड के वोटर रहेंगे कि बिहार के वोटर रहेंगे। अगर हमें लगता है कि नहीं हम झारखंड वाले घर में ज़्यादा समय बिताते रहते हैं, बिहार वाले घर में कम समय रहते हैं, लेकिन हम यहीं के वोटर रहना चाहते हैं, तो हम यहीं के वोटर रहेंगे। हमको कौन रोक देगा कि नहीं आप यहाँ के वोटर नहीं रह सकते हैं, आप जहाँ ज़्यादा समय रहते हैं वहाँ के वोटर रहेंगे। तो इस तरह से कई चीज़ों को लेकर विवाद की स्थिति बन रही है। अब यह सवाल तो है कि जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं, जो मुंबई में लोग रह रहे हैं, जो हैदराबाद में लोग रह रहे हैं, उनको ये जो वोटर वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है इसकी वजह से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए आज तेजस्वी यादव ने जिस तरह से माइक उठाकर मोर्चा खोला है, इससे चुनाव आयोग पर कितना दबाव पड़ता है। कल राजेश राम, दीपांकर भट्टाचार्य और मनोज झा और दूसरे विपक्ष के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन लोगों ने केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की है, इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर यह तो है कि विपक्ष ने ठान लिया है कि इस मुद्दे को बड़ा बनाना है और जनता के बीच इसे लेकर जाना है कि चुनाव से पहले ही देखिए कैसे निशाना बनाने की कोशिश उन वोटर्स को की जा रही है जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के पक्ष में वोट करने का मन बना चुके हैं। ऐसा लगता है एनडीए को ऐसा लगता है कि जो वोटर्स महागठबंधन के पक्ष में वोट देने का मन बना चुके हैं या महागठबंधन के पारंपरिक वोटर हैं, उनको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बड़ी राहत भी दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 करोड़ वोटर्स को वोटर वेरिफिकेशन से नहीं गुजरना होगा। ये 5 करोड़ वोटर्स वे वोटर्स हैं जो 2003 तक जिनका नाम वोटर लिस्ट में था। तो 2003 तक जिनका नाम वोटर लिस्ट में था उन वोटर्स को वोटर वेरिफिकेशन से नहीं गुजरना होगा, किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होगा। यह एक बड़ी राहत है क्योंकि बिहार में टोटल कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? 8 करोड़। 8 करोड़ में से 5 करोड़ को तो राहत मिल गई, बाकी बचे 3 करोड़। अब ये 3 करोड़ वे वोटर्स होंगे जिनका नाम 2003 के बाद जुड़ा होगा, ये युवा वोटर्स हैं, तो इनके पास ज़्यादातर के पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो भी यहाँ मौजूद ही नहीं है, उन्हें तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ेगा। तो सुना आपने हमारे संपादक दीपक शर्मा जी को कि क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आखिर क्यों माइक उठाया और लोगों से सवाल जवाब करने लगे। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।